जय हिंद ऑल ऑफ यू। सबका स्वागत है हमारी करंट अफेयर की क्लास में। और करंट अफेयर में हम आप दैनिक रूप से कुछ इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स और न्यूज और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं उनकी हम आप चर्चा करते हैं। और आज फिर से हम लोग देखते हैं कि पीछे जो भी घटनाएं घटी हुई हैं और हमारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना वो पूरी है, उन टॉपिक्स को हम आप देख लेते हैं। क्योंकि करंट अफेयर हमें रोज पढ़ना पड़ेगा और रोज अगर आप पढ़ेंगे तो हमें नहीं लगता कि बहुत बर्डन रहेगा। करंट अफेयर पर डे 2 ही 4 5 6 ऐसी न्यूज होती हैं, ऐसी खबरें होती हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है। उसके बाद जो है कोई विशेष रूप से खबरें नहीं होती हैं। अगर आप पर डे उसको आप पढ़ते रहते हैं तो उसका हमारे बर्डन नहीं होता, नोट्स बनता जाता है और हम आप रिवीजन जो है वो करते रहते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि आज हम लोगों के करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक जो है वो रखे गए हैं जो आने वाले एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंस रखते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखा जाए कि कौन से टॉपिक जो है यहाँ पे रखे गए हैं जिन्हें हम आप कवर करेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आज हमारे लिए रखे गए हैं। भारतीय रेलवे बस सेवा, याद रखिएगा भारतीय रेलवे। यहां पर क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं भारतीय रेलवे स्टेशनों, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस नहीं है, भारतीय रेलवे स्टेशनों व इसमें जो है वह सेवा भवनों पर सौर ऊर्जा स्थापना रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है जो कि अभी लोकसभा में इसके बारे में रेलवे मिनिस्टर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस रिपोर्ट को रखा है। तो हम आप ये पढ़ने जा रहे हैं कि इंडियन रेलवे और उसके जितने सेवा मतलब सर्विस इंस्टीट्यूट हैं उनमें जो सोलर एनर्जी की जो स्थापना की गई है उस सोलर एनर्जी की जो है क्या रिपोर्ट है, एक टॉपिक आज हम आप ये कवर करेंगे। दूसरा है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, जिसे हम आप कहते हैं फिजिकल, ध्यान में रखिएगा, जिसे कहते हैं फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक ये भी जो कि एक नीति आयोग का डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के इस डॉक्यूमेंट्स को हमें पढ़ना है। थर्ड है भारतीय वित्तीय नियामकों पर आईएमएफ व वर्ल्ड बैंक की ज्वाइंट रिपोर्ट। ये जो है जो इंडियन फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं, लाइक जितने भी आरबीआई है, आपका आईआरडीएआई है, आपका सेबी है ना, ये सारे जो आपके रेगुलेटर हैं उन पर एक रिपोर्ट जारी किया है। किसने, कौन सी संस्था ने, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर बाल लिंगानुपात दैट इज चाइल्ड सेक्स रेशियो में क्या हुआ है, रिफॉर्म हुआ है, सुधार हुआ है। कैसे हुआ वो सारे डाटा हम आप इस टॉपिक में करेंगे। और अभी रिसेंटली एक घटना ये थी 150th जो है अंतर संसदीय संघ दैट इज इंटर पार्लियामेंट्री जो आपका एक कॉपरेशन हुआ है 150वां, इसको भी हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। तो इतने टॉपिक्स आज आपके लिए रखे गए हैं करंट अफेयर में। और आइए हम आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट हमारे सामने आएंगे। देखिए ये वही बात हमने आपको बताई कि यहां पर क्या होगा, रेलवे स्टेशनों होगा, रेलवे स्टेशनों व सेवा भवनों पर सौर ऊर्जा स्थापना रिपोर्ट। याद रखिए भारतीय रेलवे काफी जो है वो अपना इनिशिएटिव ले रहा है जो कि सोलर एनर्जी से चलने वाली चीजों को वो जो है आगे बढ़ा रहा है। मतलब जो रेलवे का मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म में ज्यादा से ज्यादा कौन सा एनर्जी सोर्स यूज कर रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में कौन, तो वो आपका सोलर एनर्जी। तो अभी एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट चूंकि ये एक क्वेश्चन किया गया था रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव जी से, और उन्होंने रिप्लाई किया था, लिखित उत्तर दिया था कि हमारा जो रेलवे है वो अपने यहाँ सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी को किस प्रकार बढ़ावा दे रहा है और पिछले लगभग 5 साल या 7 साल में कितना सोलर एनर्जी में जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है। तो आइए उसी से रिलेटेड ये रिपोर्ट है और ये दोनों जगह यूपीएससी में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है और यूपी पीसीएस में भी यहां से
पूछे जाने की संभावना है। आरओ यारो में भी यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आइए हम आप समझते हैं इसमें क्या बात की गई है। लोकसभा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के वक्तव्य के अनुसार भारतीय रेलवे सरकार के अनुरूप सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रयास कर रही है। रेल मंत्री ने यह वर्डिक्ट दिया है, यह वक्तव्य दिया है खासकर लोकसभा में कि भारतीय रेलवे सरकार जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रही है, उसी के दिशा में, उसी के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए रेलवे भी अपने यहां सोलार एनर्जी को प्रमोट करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। फरवरी 2025 तक भारतीय रेलवे ने 2249 स्टेशनों और सेवा भवनों पर 209 मेगावाट के सौर संयंत्र स्थापित किए हैं। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। कितने स्टेशन पे? 2249। और सेवा भवन मतलब होता है रेलवे के जो सर्विस इंस्टीट्यूट हैं, जैसे जहां पर टिकट बनाए जाते हैं या अदर जो उसके फ्रेगमेंटल जितने इंस्टीट्यूट हैं, उन सब पर जो है आपका सोलार एनर्जी या उससे रिलेटेड जो पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल, वो लगाए जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? 2249, ये पीसीएस के लिए बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा। और 209 मेगावाट के जो है संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे सौर ऊर्जा विस्तार पिछले 5 वर्षों में 1489 इकाइयों के साथ 2249 स्थापित संयंत्र इकाइयों तक पहुंचा है। याद रखिए, 5 वर्षों में भारतीय रेलवे ने 1489 यूनिट लगाए हैं। मतलब इससे पहले इतना नहीं था। इसमें अगले जो पीछे 5 साल बीता है, 2020 से 2025 मान लीजिए, उसमें लगभग 1489 यूनिट लगाए गए हैं, जबकि टोटल यूनिट कितने हो गए? 2249 हो गए। जिसमें पिछले 5 वर्षों में पहले 2015 से 2020 के बीच में कितना था? 628। अब कितना बढ़ा दिया मैंने? 1489 बढ़ा दिया। दैट इज 2.3 गुना अधिक हो गया। 2.3 टाइम्स जो है वो आपका इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। राजस्थान, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान में 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र दैट इज सोलर एनर्जी प्लांट लगाए गए हैं, स्थापित किए गए हैं, जो देश में सर्वाधिक है। याद रखिए, वो कौन सा राज्य है जिसके यहां सबसे ज्यादा जिलों में सोलर पैनल आपका रेलवे लगाया है? तो राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर सोलर पैनल या सोलर प्लांट जो है वो आपका एस्टेब्लिश किया है। 2014-15 से 2019-20 के 73 स्टेशन दैट इज इस ड्यूरेशन में 73 स्टेशन थे, और 2020-21 से फरवरी 2025 के बीच में 200 और स्टेशनों को जोड़ा गया है। बहुत बड़ा उछाल है, बहुत बड़ा यह सुधार है। 2014-15 से 19-20 दैट इज पिछले 5 साल में कितने स्टेशन पे सोलर पैनल लगे थे? 73 पर केवल लगे हुए थे। और हमने पिछले 5 साल फरवरी 2020 से और फरवरी 2025 के बीच में 200 ऐड कर दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 3 टाइम्स इंक्रीजमेंट हो गया। इतनी तेजी से रेलवे जो है आपका सोलार एनर्जी अपने जो है मैकेनिज्म में, अपने जो है वो फंक्शनिंग में यूज कर रहा है। नेक्स्ट आप देखिएगा, शीर्ष 5 राज्य, मतलब वो 5 राज्य, वो आपके टॉप रैंकर्स जो अपने यहां स्टेशनों पर सबसे ज्यादा सोलार एनर्जी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं, सोलार एनर्जी पैनल लगा रहे हैं। नंबर 1 हमने ऑलरेडी बताया, राजस्थान पर पहले नंबर पे है 275 के साथ। महाराष्ट्र 270 के साथ सेकंड पोजीशन पे है। वेस्ट बंगाल 237 के साथ थर्ड पोजीशन पर है। हमारा यूपी 204 के साथ आपका फोर्थ पोजीशन पे है। और आंध्रा 198 के साथ आपका फिफ्थ पोजीशन पे है। तो सबसे ज्यादा किस राज्य के स्टेशनों पर सोलार एनर्जी यूज हुआ? तो वो आपका राजस्थान था। और उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? तो उत्तर प्रदेश की रैंक है चौथी। इंपॉर्टेंट है, चौथी रैंक जो है उत्तर प्रदेश की है। ये आपका सरकार द्वारा दिया गया ये डॉक्यूमेंट्स और डाटा है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा जो रेलवे है वो कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, जो हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी है, उस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को लेकर के कुछ ना कुछ क्या कर रहा है? इनिशिएटिव ले रहा है।
और इनिशिएटिव में आप देखिए, सबसे पहले भारतीय रेलवे 2025-26 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। मतलब कि भारतीय रेलवे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो किस पर जो है हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। दैट इज हम आप क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करेंगे, जिसमें भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिक एनर्जी किससे ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपका प्रोडक्शन करेगा, तो प्रोडक्शन करेगा किसके साथ, वो आपका सोलर एनर्जी के साथ करेगा। रेलवे का लक्ष्य 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनना है। मतलब रेलवे 2030 तक का गोल रखा हुआ है कि हम उतना ही कार्बन प्रोड्यूस करेंगे जितना कार्बन आपका जो है वो कहीं ना कहीं खपत हो जाए, दैट इज उतना ही आपका उतना एक्सपेंडिचर हो जाए, दैट इज खर्चा हो जाए, वो समाप्त हो जाए। कब तक हमने टारगेट रखा है, 2030 तक। 2030 तक जो है रेलवे कह चुका है कि जो हमारा जीरो कार्बन जो बजट है उसके तहत हम काम करेंगे। भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2030 तक अपनी खाली पड़ी जमीन पर, याद रखिए रेलवे के पास बहुत जमीन है, उस रेलवे की जो खाली पड़ी जमीन है वहां पर 20 गीगावाट के क्या लगाए जाएंगे, सोलर एनर्जी प्लांट लगाए जाएंगे। याद रखिए 2030 तक का टारगेट है कि रेलवे की अपनी जहां जहां लैंड है उस लैंड पर 20 गीगावाट के आपके क्या लगाए जाएंगे, सोलर प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे। तो ये रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली भारत सरकार द्वारा जो है इसको दिया गया है, जो कि पार्लियामेंट में हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक सवाल के जवाब में इस डॉक्यूमेंट्स को जो है वो आप सबके सामने रखा था। चलिए नेक्स्ट खबर आपके सामने है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, जिसे कहते हैं फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो कि अभी नीति आयोग द्वारा इसे जो है डॉक्यूमेंट को जारी किया गया है, जिसमें नीति आयोग ने भारत के अलग अलग राज्यों का फिजिकल पॉलिसी से वहां की इकोनॉमी कैसी है, वहां के लोगों का जो है आप कह सकते हैं कि वहां पे लोन का क्या प्रोसेस है, वहां की इकोनॉमी कितनी मजबूत है, इसी को लेकर के ये इंडेक्स आपका जारी किया गया है, जो कि 2025 के नाम से जारी किया गया। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 ये किसने जारी किया है। तो याद रखिए ये डॉक्यूमेंट किसने रिलीज किया है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका रिलीज किया है नीति आयोग ने। ध्यान रखिएगा ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज बाय किसके द्वारा, तो नीति आयोग द्वारा डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया गया है। इस पहल का उद्देश्य, ये इनिशिएटिव का ऑब्जेक्ट क्या है, गोल क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है भारत में राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य मतलब फिजिकल हेल्थ के बारे में समझ को बढ़ाना। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक दैट इज जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है के विश्लेषण जो इसका एनालिसिस किया गया है में 18 प्रमुख राज्य शामिल है। कितने राज्यों को शामिल किया गया है, वो बड़े 18 राज्य शामिल किए गए हैं 36 में से, जो भारत की इकोनॉमी में अपना बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिनकी भारत की अर्थव्यवस्था में क्या है, महत्व है। जो भारत की जीडीपी, याद रखिए जो आपका भारत की जो आपकी जीडीपी है दैट इज जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है, भारत की पॉपुलेशन दैट इज जनसांख्यिकी, जो भारत की जनसांख्यिकी है दैट इज जो आपका पॉपुलेशन डिविडेंड की बात करता है, कुल सार्वजनिक व्यय दैट इज जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार का जो राजस्व है, रेवेन्यू है, और समग्र राजकोषीय स्थिरता फिजिकल स्टेबिलिटी में उनके योगदान को दर्शाता है। मतलब ये जो सारे आप टर्म देख रहे हैं ये सारे इकोनॉमी के टर्म हैं, और इन सबको जो है ये डॉक्यूमेंट्स अपने डॉक्यूमेंट में इन सब चीजों को बताया है कि कौन सा राज्य किस स्थिति में है, किसमें, चाहे वो आपका क्या हो जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका वो जो पॉपुलेशन डिविडेंड होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे उसका टोटल जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है दैट इज सरकार जो पैसा खर्चा करती है, रेवेन्यू, और टोटल उसका फिजिकल स्टेबिलिटी मतलब वो कितना मजबूत इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ को जो है वो बनाए रखा है। इस इंडेक्स में दैट इज इस सूचकांक में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के डेटा का उपयोग किया गया है। याद रखिए हम आप जानते हैं हर साल हमारे यहाँ जो आपका सीएजी होता है उस सीएजी द्वारा ऑडिट किया जाता है, और वो ऑडिट करके रिपोर्ट आपका जो है कहां भेजती है, वो राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति फिर सीएजी की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखवाता है। तो याद रखिए जो सीएजी की रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट के द्वारा
नीति आयोग ने इस डॉक्यूमेंट्स को बनाया है। मतलब जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट बनाई जिसमें उसने डाटा दिया, उसी डाटा का यूज किया गया है इस इंडेक्स को बनाने में। और इंडेक्स बनाया किसने? तो ये इंडेक्स बनाया है आपका किसने? तो नीति आयोग ने। नेक्स्ट देखिए, विकसित किया गया है जो वर्ष 2022-23 को संदर्भित करता है। मतलब इसमें डाटा किसका लिया गया? 2022-23 का जो इरा था उसी इरा का जो है डाटा लेकर के एक एनालिसिस दिया गया है कि भारत के किस राज्य की इकोनॉमिक स्थिति कैसी है, इकोनॉमिक जो है वो सिचुएशन कैसी है। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब इसका गोल क्या है। ध्यान दीजिएगा, इसका गोल या ऑब्जेक्टिव देखेंगे, भारतीय राज्यों में राजकोषीय स्वास्थ्य का तुलनात्मक विश्लेषण। मतलब दो राज्यों के बीच उनका जो है फिजिकल जो है हेल्थ कैसा है, कौन से देश की कौन से राज्य की इकोनॉमी कितनी मजबूत है, उनके आपस में क्या किया जाएगा? तो कंपैरेटिव स्टडी किया जाएगा जिससे राज्यों में प्रतिस्पर्धा होगी। मतलब एक हेल्दी कंपिटिटिवनेस आएगा जिससे एक राज्य दूसरे राज्य से अच्छा करने की कोशिश करेगा, और जब राज्य अच्छा करने की कोशिश करेगा तो देश की इकोनॉमी भी अपने आप में जो है वो क्या करेगी? ग्रो करेगी। दैट इज ग्रोथ उसका ज्यादा होगा। राज्यों की राजकोषीय प्रबंधन व्यवस्था, मतलब फिजिकल मैनेजमेंट पॉलिसी जो है, सिस्टम जो है, उसको क्या किया जाएगा? मजबूत किया जाएगा। और जिस रीजन में, जिस क्षेत्र में कहीं ना कहीं चिंता की विषय होगी, जहां पर हमें लगेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कहीं किसी क्षेत्र में या उस राज्य की अर्थव्यवस्था थोड़ा कमजोर है, उसको पहचान किया जाएगा, आइडेंटिफाई की जाएगी, और आइडेंटिफाई करके उसको क्या किया जाएगा? मजबूत करने की कोशिश किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुभविक मूल्यांकन। दैट इज इसमें एक्सपीरियंस ओरिएंटेड एवोल्यूशन किया जाएगा। यहां पर अनुभविक मूल्यांकन मतलब यह हुआ कि जो पीछे जो एक्सपीरियंस किया है कि कहां की जो है इकोनॉमी कैसी थी, कहीं पर करप्शन कैसा था, कहीं पर जो कार्य होते थे वो कितनी तेजी से होते थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी तेजी से होती थी, उन सबको ध्यान में रखा जाएगा। जैसे आप देखिए, अनुभविक मूल्यांकन के द्वारा पारदर्शिता दैट इज ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाएगा, जवाबदेहिता दैट इज अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा, और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन किया जाएगा। मतलब फिजिकल मैनेजमेंट किया जाएगा जिससे ना तो कोई राज्य की जो ग्रोथ है, ना तो उसका इनकम और ना उसका एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ा डेफिसिट देखने को ना मिले। इतना भी वो कर्ज ना ले ले जिससे उसकी इकोनॉमी क्या हो जाए? वो भ्रष्ट हो जाए, दैट इज की वो कमजोर हो जाए। यहां पर फिजिकल स्टेबिलिटी, राजकोषीय स्थिरता और मजबूती को बढ़ाने के लिए सूचित निर्णय लेने में निर्णय निर्माताओं की क्या मिलेगी? सहायता यहां से मिलेगा। मतलब यह हुआ कि अगर उस राज्य की सरकार कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आएगी तो उस इकोनॉमिक पॉलिसी में इस डॉक्यूमेंट को यूज करेगी, और अपने यहां जो पॉलिसी निर्माता मतलब जो पॉलिसी मेकर हैं, वो पॉलिसी मेकर उस सूचकांक मतलब उस इंडेक्स को अपने डॉक्यूमेंट्स में शामिल करेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, इस इंडेक्स के पैरामीटर क्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम आप देखेंगे कि पैरामीटर कौन कौन से हैं। नंबर 1 रेवेन्यू देखा जाएगा, वहां का राजस्व कैसा है, रेवेन्यू कलेक्शन कैसा है, ये शामिल किया जाएगा। उसका संग्रहण कैसा होता है, दैट इज कंजम्पशन कैसे होता है, इकट्ठा कैसे किया जाता है। कोई राज्य अपने यहाँ रेवेन्यू कलेक्शन का उसका तरीका कैसा है, तरीका ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ कलेक्शन हो रहा है और दूसरी तरफ इकोनॉमी पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा हो। व्यय प्रबंधन और प्राथमिकता, दैट इज जो उसका एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट है, वो एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट कैसा है और कितनी उसको जो है उसको प्राथमिकता दी जाती है, दैट इज कितनी उसको जो है प्राइमरी पोजीशन से देखा जाता है। ऋण प्रबंधन, दैट इज उसका जो है लोन का मैनेजमेंट कैसे होता है, वो क्रेडिट कैसे लेता है और उस क्रेडिट को किस तरीके से अपने राज्य में हैंडल करता है। राजकोषीय घाटा प्रबंधन, जिसे हम आप फिजिकल डेफिसिट मैनेजमेंट कहते हैं। फिजिकल डेफिसिट मैनेजमेंट मतलब ये हुआ कि सरकार का टोटल खर्चा कितना है और सरकार का टोटल इनकम कितना है, उनमें जब आपका निगेटिव आ जाता है कि खर्चा ज्यादा हो गया और इनकम कम हो गया, तो उसे हम आप फिजिकल जो है डेफिसिट बोलते हैं, उसे हम आप क्या कहते हैं, उसे हम आप राजकोषीय घाटा। तो कैसे मैनेजमेंट करता है राज्य, इस पर भी जो है ये आपका पैरामीटर रखा गया। नेक्स्ट है समग्र राजकोषीय स्थिरता, मतलब उसका जो है समग्र राजकोषीय स्थिरता का मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेटेड फिजिकल स्टेबिलिटी कैसी है, ओवरऑल वहां की इकोनॉमी कितनी स्टेबल है, वहां की इकोनॉमी कितनी ज्यादा जो है वो सुदृढ़ है। ये पैरामीटर रखे गए हैं इस रिपोर्ट में।
अब राज्यों की स्थिति क्या है, ये यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान में रखना है, ये यूपी के लिए इंपॉर्टेंट डाटा है कि जो डॉक्यूमेंट्स नीति आयोग ने जारी किया है उसमें कौन से राज्य का क्या रोल है और क्या उसमें जो है उनका रैंक है। सबसे अच्छी स्थिति में वो राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा 100 पैरामीटर में 67.8 अचीव करने के साथ पहले पोजीशन पे है। तो नीति आयोग ने जो डॉक्यूमेंट जारी किया है खासकर आपका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में, उसमें आपका उड़ीसा पहले नंबर पर है, सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ है, थर्ड नंबर पे गोवा है, फोर्थ नंबर पे झारखंड है और फिफ्थ नंबर पे आपका गुजरात है। तो इंपॉर्टेंट है जो आपका FHI है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, उसमें पहला पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन किसकी है, उड़ीसा सबसे अच्छी पोजीशन पे है, जहां पर इकोनॉमिक या फिजिकल जो उसका स्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उड़ीसा नंबर 1 पर है, ये ध्यान में रखना। अब अगर ये तो आपके टॉप रैंकर हो गए, अगर हम आप बॉटम से देखें कि सबसे नीचे कौन है, सबसे खराब स्थिति है पंजाब की। पंजाब की सबसे खराब स्थिति है, वहां की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा जो है कमजोर है, क्योंकि वहां की सरकार ने बहुत ही ज्यादा लोन ले रखा है, क्रेडिट इतना ज्यादा हो गया है कि इनकम ज्यादा हो नहीं रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और उस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए वहां की सरकार लोन ले रही है, जिससे इकोनॉमी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, वो वीक और कमजोर हो रही है। तो अंतिम पायदान पे कौन है, पंजाब सबसे लास्ट में है। लास्ट सेकंड पोजीशन आपकी आंध्रा की है, लास्ट थर्ड पोजीशन वो आपके बंगाल, दीदी के पश्चिम बंगाल की है, और लास्ट फोर्थ पोजीशन आपके केरला की है। याद रखिए केरला हमारे यहाँ हर चीज में आगे दिखता है, खासकर लिटरेसी रेट हो, वहां पर जो है वहां की सरकार द्वारा लिए गए इनिशिएटिव हो, उन सबके होते हुए भी वहां की केरला सरकार वो आपकी लास्ट के चौथे पोजीशन पे आती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ पोजीशन पे कौन है, हरियाणा है। और इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे यूपी की पोजीशन 7 है। हम बहुत अच्छी स्थिति में भी नहीं है तो हम बहुत खराब स्थिति में भी नहीं है। तो यूपी की पोजीशन FHI में कौन सी पोजीशन है, 7th पोजीशन है। पहले नंबर पे कौन है, उड़ीसा है। लास्ट पोजीशन पे कौन है, पंजाब है। ये आपके सामने सारे जो है वो आपके डाटा रखे गए हैं कि कौन किसकी जो है वो पोजीशन आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। आई बात समझ में। ये था आपका FHI। FHI कौन जारी करता है, तो FHI जारी करता है आपका कौन, वो जारी करता है नीति आयोग। और अभी जो डॉक्यूमेंट्स आया है वो CAG की रिपोर्ट पर जो है वो निर्भर। अगला टॉपिक आपका ये है कि जितने इंडियन फाइनेंशियल रेगुलेटर है, दैट इज जिसे कहते हैं भारतीय वित्तीय नियामक, इंडियन फाइनेंशियल रेगुलेटर है, उन पर IMF और वर्ल्ड बैंक, याद रखिए ये आपका है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक की, याद रखिए WB का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये है आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने मिल करके एक अभी ज्वाइंट रिपोर्ट जो है वो जारी किया है, खासकर भारत को लेकर के, और भारत सरकार को चताया है कि भारत सरकार जो अपने यहाँ की फाइनेंशियल रेगुलेटर बॉडीज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनमें इंटरफेयर करना कम कर दे, उनमें भारत सरकार जो है वो इन रेगुलेटरी बॉडीज पर अपना जो है हस्तक्षेप कम कर दे, जिससे उसी को लेकर के ये रिपोर्ट अभी ज्वाइंट रिपोर्ट है। याद रखिए पेपर में पूछा जाएगा कि हाल ही में किस संस्थाओं ने, किन 2 संस्थाओं ने भारत की जो फाइनेंशियल जो है इंडियन फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, अब इंडियन फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन होंगे, जैसे आपका सेबी है, सेबी आपका एक रेगुलेटर है। हम आप जानते हैं कि सेबी दैट इज जो है आपका जो है क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज, जो आपका ब्यूरो ऑफ इंडिया है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है। उसका काम क्या होता है कि जो स्टॉक मार्केट हैं, जो शेयर मार्केट हैं, उनको रेगुलेट करना, उनको देखरेख करना, उनमें किसी तरीके की अनियमितता, किसी तरीके का वायलेशन ना होने पाए। दूसरा आप देखेंगे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो फाइनेंशियल चीजों को रेगुलेट करती है। तीसरा आप देखेंगे जैसे आपका जो है IRDAI है, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये भी रेगुलेटरी बॉडी है। अब इन सब बॉडी में ये चताया गया है, बताया गया है कि भारत सरकार ऐसी रेगुलेटरी बॉडी में इंटरफेयर ना करें क्योंकि उसका निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक और WB दैट इज IMF एंड वर्ल्ड बैंक की संयुक्त रिपोर्ट में भारत से RBI, सेबी और IRDAI सहित अपने वित्तीय नियामक, याद रखिए वित्तीय नियामक दैट इज फाइनेंशियल रेगुलेटर को
कि स्वतंत्रता और अधिकार को मजबूत करने का आग्रह किया गया है, मतलब उनको फ्री इंडिपेंडेंट जो है तरीके से काम करने का आग्रह किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा कानून सरकार को वरिष्ठ प्रबंधन और नियामकों के बोर्ड को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। मतलब जो भारत सरकार ने कानून बना रखा है उसमें इन संस्थाओं के जो सीनियर मैनेजर हैं, मैनेजमेंट करने वाली जो बॉडी है और जो रेगुलेटर हैं, उनको क्या कर, ये इस बोर्ड को क्या करती है भारत सरकार के कानून, उसको रेगुलेट ना करके उसको नियंत्रित और कंट्रोल करते हैं। वित्त मंत्रालय आरबीआई के लिए अपीलीय प्राधिकरण मतलब अपीलीय अथॉरिटी और आरबीआई के पर्यवेक्षक निर्णय को पलट सकता है, जबकि आरबीआई ने कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। याद रखिए इसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार जो आरबीआई के जो अपने कुछ जो है अधिकार हैं, उन अधिकारों को भारत की सरकार दैट इज वित्त मंत्रालय कंट्रोल करता है, जबकि वहीं आरबीआई इसका उलट काम करके आरबीआई जो है कॉर्पोरेट प्रशासन दैट इज जो उसका कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्या करती है, मजबूत करने के लिए कदम जो है उठाती है। तो ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कि अभी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भारत सरकार को ये बोला है कि आप अपने यहाँ की जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनमें ज्यादा इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आपके यहाँ की जो स्थिति है खासकर रेगुलेशन को लेकर के वो कहीं ना कहीं उस पर नकारात्मक या नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय स्तर पर बाल लिंगानुपात में सुधार। इसको ये रिपोर्ट भी अभी जारी हुई है, रिपोर्ट आई है लोकसभा से, और इसमें जो हमारे यहाँ बाल विकास एवं महिला कल्याण मंत्री हैं जिनका जो है अन्नपूर्णा देवी, उनके द्वारा इसको जो है वो जारी किया गया है, जिसमें बताया गया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो अभियान था 2015 में जो शुरू किया गया था, उसको शुरू करने से हमारे यहाँ जो सेक्स रेशियो है खासकर लिंगानुपात बाल लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो उसमें बढ़ोतरी हो गई, वृद्धि हो गई। पहले जितना था उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हो गया, दैट इज 918 से हम 930 पहुंच गए। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जरा देखते हैं इसमें क्या है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया है, क्या बताया है, इस योजना के कारण राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 2014-15 में कितना था, 918 था। कितना था, 918 था, और अब 23-24 में यह बढ़कर कितना हो गया, 930 हो गया। दैट इज 12 बच्चों की जो है इसमें इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गया है। माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में लड़कियों का जो सकल नामांकन है, मतलब जो टोटल आपका रजिस्ट्रेशन जो रेशियो है वो आपका 2014 में 14-15 में वो 75% था, जो 23-24 में बढ़कर कितना हो गया, 78% हो गया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना थी उसके कारण भारत में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो में वृद्धि हुई है, और वृद्धि अगले जो पीछे 10 साल था उस 10 साल में 12 जो है आपकी यूनिट की वृद्धि हुई। पहले 918 था और वर्तमान समय में कितना हो गया है, 930 हो गया। और इसी को लेकर के भारत सरकार ने लोकसभा में बताया कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना है वो काफी सफल रही है, क्योंकि एक तो बच्चियों का लड़कियों का जो एडमिशन का रेशियो था वो बढ़ गया, 75% से बढ़कर 78% हो गया, और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो 14-15 में वो बढ़कर आपका 918 से 930 हो गया। इंपॉर्टेंट है, हम आपको ये बता दें कि ये योजना जो है लाई गई थी, ये 2015 में ये योजना आई थी, और इसको शुरू किया गया था आपका हरियाणा से, पानीपत से। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको जो है लॉन्च किया था। हम लोग देखते हैं, आपके सामने ये पॉइंट भी है। योजना आपकी कब प्रारंभ की गई थी, 22 जनवरी 2015 को। याद रखिए ये महिला सशक्तिकरण के लिए आया था। इंपॉर्टेंट एक खासकर पीसीएस में एक लाइन आपको डायरेक्ट आ जाता है कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए लाया गया था। दैट इज ये वुमेन एम्पावरमेंट ओरिएंटेड स्कीम थी, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई थी। ये योजना आई थी, इसको शुरुआत कहां से हुई थी, तो पानीपत से हुआ था, हरियाणा में हुआ था। योजना 2015 में घटते बाल लिंगानुपात जो हमारे यहाँ उस समय देखा गया था, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो क्या हो रहा था, घट रहा था, और लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण, ये देखिए आपको पॉइंट में मिल रहा है, उनके जो है क्या करने से, उनको जो है आपका सशक्तिकरण दैट इज उनको एम्पावरमेंट करने से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए शुरू की गई थी। यह योजना याद रखिए ये आपका है, यह योजना सभी हितधारकों मतलब कि जितने लोग जी वेस्टेड, जो यहाँ हितधारक मतलब हुआ वेस्टेड इंटरेस्टेड जो लोग थे, को सूचित, प्रभावित, प्रेरित दैट इज ये इनको इंफॉर्मेशन देता है, उनको इफेक्ट डालता है, उनको जो है प्रमोट करता है और उन्हें सशक्त बनाता है, दैट इज एम्पावर जो है आपका ये करता है।
इनको बनाकर लड़कियों के प्रति मानसिकता और व्यवहार में बदलाव करने की बात की गई थी, जिससे हमारे समाज में जो लड़कियों और जो महिलाओं के प्रति लोगों का विचार और सोच है उसको बदलने की बात की गई थी। और इसी का परिणाम रहा कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो आपका बढ़ करके 918 से कितना हो गया, 930 हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं 150वां अंतर संसदीय जो आपका संघ ये सम्मेलन हुआ है, दैट इज इंटर पार्लियामेंट्री जो आपका फेडरेशन या जो आपका सम्मेलन हुआ है 150वां, हम आप इसको देखेंगे। ये आपका अभी रिसेंटली हुआ है ताशकंद में। ताशकंद कहाँ है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, वहां पर हुआ है। और ये अभी रिसेंटली कल ही आपका ये कल परसों में जो है ये खत्म हुआ है, जिसमें हमारे यहाँ के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी इसमें पार्टिसिपेट किए थे और हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग जो है उनके शिष्टमंडल में शामिल हुए थे। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये हुआ कहां पर है, इंपॉर्टेंट ज्यादा रखता है। 5 अप्रैल से 9 अप्रैल 2025 तक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इसको आयोजित किया गया था। कहां पर यह हुआ था, उज्बेकिस्तान में हुआ, ताशकंद में हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया है। श्री बिरला सामाजिक विकास और न्याय हेतु संसदीय कार्यवाही विषय पर आम चर्चा के दौरान सभा को संबोधित किया। उन्होंने क्या कहा कि सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट और न्याय दैट इज जस्टिस को लेकर के हमारी पार्लियामेंट क्या एक्शन ले रही है, हमारी पार्लियामेंट में क्या प्रोसीजर होता है, उसी विषय पर इन्होंने अपना भाषण दिया। ओम बिरला अन्य संसदों, याद रखिए अन्य संसदों के समकक्ष पीठासीन अधिकारियों के साथ परस्पर हित के मामलों पर विचार साझा किए। दैट इज अलग अलग जो देशों की पार्लियामेंट्री के स्पीकर आए थे उन स्पीकर से साथ मिलकर के इन्होंने अपने विचार जो है वो क्या किए, वो साझा किए हैं। सभा को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि भारतीय संविधान दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए समता दैट इज सभी के लिए इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय दैट इज सोशल जस्टिस को क्या करे, भारत क्या कर रहा है, कायम रखना है। हमारे संविधान का जो मेन थीम है वो यही है कि सबको समानता मिले और सोशल जस्टिस को हम आप कायम रख सकें। बिरला ने हाल ही में ये भी बोला उसी जो है आपके सम्मेलन में कि हाल के वर्षों में संसद ने सामाजिक न्याय और समावेश को बढ़ावा देने वाले कई कानून पारित किए हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल देकर समझाया कि भारत सरकार ने 128वां दैट इज 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023 128वां संविधान संशोधन 2023 के द्वारा भारत ने अपने संविधान में संशोधन करके 107वां अधिनियम जो है वो लागू किया, 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू किया, जिसमें हमारे यहाँ महिलाओं को 33% वो रिजर्वेशन देने की बात की गई। कहां पे, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में। क्योंकि आपका जो पंचायती राज है वहां पे 33% पहले से ही लागू है। तो ये सारे जो है पॉइंट थे, ये आज के हमारे जो है वो करंट अफेयर के कुछ पॉइंट्स है। ये हमारे देखिए बीच में हमारे बिरला जी खड़े हैं, यही हमारे बिरला जी हैं जो दूसरी बार भारत के स्पीकर जो है वो बने थे, दूसरी बार बने थे। हम आप जानते हैं ये आपके राजस्थान से जीत कर आते हैं, कोटा से ये आपके क्या है, कोटा से ये पार्लियामेंटेरियन है, दैट इज जो राजस्थान में कोटा लोकसभा है वहीं से दूसरी बार फिर से जो है वो जीत, दूसरी बार क्या आप कह सकते हैं, तीसरी बार जीत कर आए हैं और तीसरी बार क्या बने हैं, स्पीकर बने हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ हमारी करंट अफेयर की क्लास आज की जो समाप्त होती है। हम आप मिलते हैं कल फिर से और आगे की जो भी घटनाएं हैं उसको हम आप फिर से जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।